हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 6 में आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारे नेट एजुकेशन के इस चैनल में। और आज हम वेरिएबल चर की इम्पोर्टेंस, चर की उपयोगिता, चर का निर्माण, चर के प्रकार एवं हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना के स्रोत, परिकल्पना की अवधारणा, परिकल्पना के निर्माण एवं कुछ सैंपल्स और उसके तकनीक इत्यादि का अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास में। सबसे पहले हम चर की बात करते हैं। चर के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा कि चर और अचर अर्थात जो चर अर्थात जो चलायमान हो, गतिशील हो या जो परिवर्तित होती रहती हो, जिसमें कुछ न कुछ डिफरेंट आते रहता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक घर है और आपके पास कुछ मनी है, रुपये है, तो रुपये जो है ये घट बढ़ रही है, परंतु घर जो है वो घर है, 4 रूम है, 8 रूम है, जो भी है तो है वो स्थिर है। परंतु रुपये जो है आपके पास वो घट बढ़ रही है, कम ज्यादा हो रही है। तो जो बढ़ती घटती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, वह एक चर राशि कहलाती है, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। और जो घटती बढ़ती नहीं है, फिक्स होती है, स्थिर होती है, वह अचर होती है। तो हमें इस यूनिट में चर के बारे में स्पेशली पढ़ना है। तो चर अर्थात वह राशि या वह एक कैलकुलेशन या वह डाटा जो हमेशा परिवर्तित होती है, गतिशील होती है। इसके अंतर्गत जितनी भी वस्तु, अधिकांश वस्तुएं लगभग चर राशि के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि हम लोग जिन चीजों को मेजरमेंट करने में नाप सकें, जिसको हम नाप सकें, जो वेरिएबल हो, जो अंतर डिफरेंट में आता जाता हो, बढ़ता घटता हो, वो सारी चर है। एज ए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि रुपये भी एक प्रकार की चर है। अगर किसी की गुण की बात करते हैं तो किसी में गुण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो वो भी किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो ये क्वालिटी भी एक प्रकार का चर ही होगा, जिसको आप माप सकते हैं। जो वेरिएटेड हो अर्थात डिफरेंट में, दोनों के डिफरेंट कुछ उसमें अंतर होता रहता हो, वो सारे चर कहलाते हैं। गुणवत्ता, जैसे कि अगर फीलिंग्स की बात करें, भावना की भी, तो वह भी एक चर राशि है। क्योंकि जब हम किसी को अगर मानते हैं तो कितना मानते हैं, किस हद तक मानते हैं, उसका कोई ना कोई लिमिट होगा, कोई ना कोई डिजिट होगा। जैसे आप कोई सॉन्ग गाए हैं और हम जजेस हैं, हमको अच्छा लगा तो हम आपको कोई डिजिट देंगे अकॉर्डिंग टू सॉन्ग। तो हम कभी 8 नंबर दिए, कभी 10 नंबर दिए, तो कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी पे, आपके सॉन्ग पे, आपके एटीट्यूड पे हमने जो डिजिटल एक मार्किंग किया है आपको, वो भी एक प्रकार का वेरिएबल है अर्थात चर है। तो हमारी गुणवत्ता, हमारी क्षमता, हमारी उपयोगिता, हमारे धन, हमारी भावना, हमारी स्वभाव, हमारे विकास, ये सारी चीज कहीं ना कहीं चर ही है। और जहाँ तक धर्म, सोसाइटी, समाज की बात करें तो हमारे समाज में अगर बहुत सारे धर्म के लोग हैं तो किस धर्म के कितने लोग हैं, ये धर्म क्या वही उतने ही रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि 1000 की आबादी में अगर 800 हिंदू है तो क्या 800 ही हिंदू रहेगा, वो तो बढ़ेगा। फिर अगर मान लीजिए कि 100 मुस्लिम है, 100 सिख है, तो क्या वो वही रहेगा, नहीं रहेगा। आखिर उसकी जनसंख्याएं भी बढ़ती घटती रहेगी, कोई और जन्म लेगा या किसी और की मृत्यु हो सकती है। तो ये जो संख्याएं हैं, जनसंख्याएं भी एक प्रकार की चर राशि है। अर्थात टोटली आप ऐसे देख लीजिए कि चर राशि का मीनिंग यही होता है कि जो मात्रात्मक हो, गुणात्मक हो और जिसे मेजरमेंट किया जा सके और जो परिवर्तित होता रहे, वो सारी चर राशि कहलाती है। तो चर राशि मुख्यतः यही रूप में होती है। और कुछ ऐसी राशि है जो चर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कोई हाइपोथेसिस करते हैं, परिकल्पना करते हैं और वो डॉटफुल है, तो उसको आप नहीं माप सकते कि कितना क्या। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप संभावनाएं जताएं कि बारिश हो सकती है, तो ये एक डॉटफुल संभावना है, मे भी नहीं भी हो सकती है। तो जब आपने संभावनाएं जताई थी तो वो सही रूप से ही सही नहीं था, अर्थात वो कंप्लीटली सही नहीं था कि कितना संभावना था। तो किसकी कितना पॉसिबिलिटी है, जब यह संभव नहीं हो, अर्थात आपका डॉट जो होता है वो कहीं ना कहीं अचर राशि होता है, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना डॉट है। तो मोस्टली देखा जाए तो अधिकांश चीजें चर राशि के अंतर्गत ही आती है, बस कुछ राशियां हैं जो अचर होती है। तो आगे हम चर राशि के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो चर राशि वेरिएबल क्या है आप समझ गए। अब है कंस्ट्रक्ट
ये कॉज एंड इफेक्ट। तो कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, अर्थात चर राशि का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो चर राशि है इसकी कंस्ट्रक्शन और संरचना की जब हम बात करेंगे तो यह कहीं न कहीं हमारे कारण और प्रभाव से प्रभावित होता है या बना होता है। आपके पास अगर एक कारण होगा तो ही उसका कोई इफेक्ट दिखाई देगा। एज ए एग्जाम्पल, अगर वर्तमान समय में अगर हमारे यहाँ कोरोना से प्रभावित इफेक्ट दिख रहा है कि कोरोना एक प्रकार का वायरस है जिससे एक प्रकार की बीमारी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं वायरस जो है ये कॉज में आ जाएगा और उससे होने वाली बीमारियां जो है वो एक प्रकार का इफेक्ट्स होगा। तो ये कॉज और इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन जो होता है चर का वो यही कॉज और इफेक्ट से होगा। जिस तरह से बेसिकली कॉज होगा जस्ट उसी तरह से उसका इफेक्ट्स भी होगा। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कॉज होगा, जितने कॉज होगा जैसे कॉज होगा वैसा इफेक्ट होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिनोटिंग या रिलेटेड टू द कॉज एंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स, यानी हमारा टाइप क्या है, हमारी जो चर राशि है उसकी टाइप क्या है। तो इसके मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वतंत्र, आश्रित, मध्यवर्ती, बाहरी और मॉडरेटर, कितने प्रकार के चर होते हैं। तो टाइप प्रकार जो है चरों के प्रकार मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार की चर राशियां होती हैं। आइए हम इन चर राशियों को समझते हैं। एट फर्स्ट, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वह चर होता है जो एक प्रकार का दूसरे लिमिटेशन से बंधा हुआ नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम एक टीचर हैं और हम आपको मार्क्स देंगे, तो हमारा मार्क्स जो है वह हमारे मार्क्स देने की जो कैपेबिलिटी है या हमारे मार्क्स देने की जो क्षमता है या मन है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद में मेरे पे डिपेंड है। मैं हूँ, वो मैं ही हूँ और मैं ही दूंगा। परंतु आपको जो मार्क्स मिला है वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड है। तो आपकी एबिलिटी पे आपको मार्क्स मिला है तो ये आपको जो मार्क्स ऑब्जर्व हुआ है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार के आपके व्यवहार, आपकी क्वालिटी, आपकी गुणवत्ता, आपके नॉलेज पे डिपेंड हो गया। तो प्राप्त किया हुआ मार्क्स एक प्रकार का आश्रित चर हो गया। जो आपको 10 नंबर आए या 15 नंबर आए या 100 में आपको 80 नंबर आए, 70 नंबर आए, ये आपकी क्षमता, आपकी राइटिंग स्किल, आपके नॉलेज, आपके लिखने के तरीके इत्यादि, इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट। तो ये जो चर हुआ जो प्राप्तांक के रूप में आपको प्राप्त हुआ, एक प्रकार का आश्रित चर है जो डिपेंडेंट है किस पे, आपके स्किल पे, आपके नॉलेज पे, आपके राइटिंग पे। बट उसके अकॉर्डिंग जो कोई मार्क्स दिया है वो मार्क्स देने वाला कोई डिपेंडेंट नहीं था, वो बिल्कुल स्वतंत्र था। अतः स्वतंत्र चर वह चर होता है जो खुद की स्वेच्छा से उत्पन्न हुई होती है और आश्रित चर वह चर होता है जो इन स्वतंत्र चरों पर आश्रित होता है। तो कहा जाए कि स्वतंत्र चर खुद में होता है और आश्रित चर जो है किसी न किसी माध्यम पर डिपेंड होता है। अब मध्यवर्ती चर की बात करते हैं कि मध्यवर्ती चर क्या है। तो जब स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में ये कहा है ये मध्यवर्ती चर। सपोज दैट कोई टीचर है जिसके सामने आप टेस्ट दे रहे हैं और वह टीचर आपको, आपके पड़ोसी हैं, सपोज दैट, या आपको जानते हैं तो आपको क्या होगा, हो सकता है आपको वो पहले से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट मान रहा हो, या आपकी क्वालिटी को वो अच्छी तरह से जानते हैं, या आपकी थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो भूल कर मार्क्स दे दिए हो या उसको छोड़कर मार्क्स दे दिए हो। तो कहीं ना कहीं ये बीच के जो मध्यवर्ती भाग में वो स्वतंत्र चर तो थे कि टीचर जो मार्क्स देते वो स्वतंत्र चर था और स्टूडेंट को जो मार्क्स ऑब्जर्व हुआ, ऑब्टेंड मार्क्स, आश्रित चर हुआ। परंतु बीच में कोई माध्यम अगर आ जाए जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में आके दोनों को कोई इफेक्ट दे दे तो यह एक प्रकार का मध्यवर्ती चर कहलाएगा। तो यह मध्यवर्ती चर हमेशा स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में होता है। सपोज दैट वो टीचर अगर नॉन में है और कहीं ना कहीं से आपको एक भी नंबर का आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए हैं या एक भी गलती आपको छोड़कर मार्क्स दे दी, उस गलती को इग्नोर करके मार्क्स दे दिए हैं, तो वो आपके बीच के रिलेशन को बतला रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का मध्यवर्ती चर हुआ। अर्थात टीचर की जो अंक देने की वहाँ कैपेबिलिटी थी या क्षमता थी वो स्वतंत्र नहीं होकर मध्यवर्ती चर के रूप में हो जाएगा। या यूँ समझिए कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में जब कोई
इफेक्ट आ जाता हो या बीच में कोई डाटा हो तो वह एक प्रकार का मध्यवर्ती चर कहलाएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे मध्यवर्ती चर को। मध्यवर्ती चर एक ऐसा चर होता है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में होता है। तो यह बीच में कैसा हो सकता है? एज ए एग्जाम्पल कोई दूसरा हम यहाँ यह ले सकते हैं कि अगर अभी जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और कम होना या हमारे एनवायरनमेंट का एक स्वतंत्र चर हो गया, ठीक है। अब इसके कारण अगर बारिश हो रही है, सपोज दैट इसके कारण बारिश होने वाली है, तो बारिश जो होगी तो बादल लगेगी तो बारिश होगी। तो बादल का लगना टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ने पे, और कहीं ना कहीं बादल तब बनता है जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बादल बना और बादल बारिश के रूप में आएगी। तो यह जो बादल अब आएगी या बारिश जो आएगी अब कहीं ना कहीं हमारे पास, तो यह बादल का तैयार होना एक प्रकार का आश्रित चर हो गया। अब अगर बीच में तेज हवा चलने लगी और तेज हवा चलने के कारण अगर बादल समाप्त हो गया या बादल उस स्थान से हट गया, किसी दूसरे स्थान पे चला गया, तो वह बीच वाली जो हवा की लपटें थी या हवा थी वो कहीं ना कहीं क्या किया, स्वतंत्र चर और इफेक्ट यानी कि आश्रित चर के बीच में आकर वो कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ इफेक्ट डालता है। तो सो आई कैन से टू ऑल दैट इज कॉल्ड मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर का मीनिंग यही हुआ कि वो बीच में आकर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में आकर कोई इफेक्ट बना देता है। तो यहाँ पे हवा मध्यवर्ती चर हो गया, टेम्परेचर का होना स्वतंत्र चर हो गया और बादल का लगना आश्रित चर हो गया। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा कोई बाहरी चर क्या होता है, कोई बाहरी इफेक्ट क्या होता है। तो बाहरी इफेक्ट को भी हम समझते हैं। एज ए टीचर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ना चाहते हैं और हम एक टीचर हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, परंतु कोई दूसरा कॉज है, कोई दूसरा इफेक्ट है, जो इफेक्ट जो है आपको पढ़ने नहीं दे रहा है या हमको पढ़ाने नहीं दे रहा। तो वो हो सकता है कोई सोशल इफेक्ट हो या कोई आपकी मजबूरी हो या आपको इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो या कोई सोशल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारा कॉज हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, या हमारा मूड भी हो सकता है, हमारी व्यवस्था या हमारे पूर्व का बैकग्राउंड से कोई वर्क हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब कोई बाहरी स्वरूप में एक टीचर स्टूडेंट के बीच में जो स्टडी है, जो एजुकेशन का शेयरिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिंग है, उस ट्रांसफॉर्मेटिंग में अगर कोई दूसरा इफेक्ट के कारण कोई प्रभाव पड़ रहा है, वह इफेक्ट अगर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशल कोई भी इफेक्ट हो, तो वह एक प्रकार का बाह्य चर या बाहरी चर कहलाता है। अब है मॉडरेटर चर क्या है? तो मॉडरेटर चर का मूल अर्थ होता है कि वह चर जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के रिलेशन को चेंज कर दे या रिलेशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। यहाँ भी स्टूडेंट टीचर के बीच में एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप मेरे से पढ़ रहे हैं, परंतु अगर आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या आपके थॉट के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ाते हैं तो हम आप एक अच्छे टीचर के रूप में आपके सामने नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड या हमारी लैंग्वेज या हमारा बिहेव या हमारा टेक्निक ऑफ द टीचिंग, हमारे पढ़ाने की कुछ मेथड, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। तो यहाँ टेक्निक ऑफ द टीचिंग मेथड एंड माय लैंग्वेज एंड माय एटीट्यूड, तो टीचर की ये सारी चीज़ें इफेक्ट डाल देता है किस पे? स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच के जो रिलेशन है, उस रिलेशन को कौन समाप्त कर रहा है? उसकी भाषा, उसकी एटीट्यूड, उसके व्यवहार इत्यादि। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मॉडरेटर चर के रूप में होगा, जो मॉडरेट कर दे, चेंज कर दे, जो आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच के रिलेशन को मॉडरेट कर दे, कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, उसे हम मॉडरेटर चर कहते हैं। यह एक प्रकार का एटीट्यूड भी हो सकता है, क्षमता भी हो सकती है, भाषा भी हो सकता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो टाइप ऑफ द वेरिएबल आप समझ गए और वेरिएबल भी समझ गए, कंस्ट्रक्शन एंड कॉज ऑफ इफेक्ट्स भी समझ गए। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट एंड सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये कॉन्सेप्ट एंड सोर्स की जब हम बात करते हैं, जब भी आप कोई शोध करने वाले होते हैं तो उस शोध के दौरान आप पूर्व से ही कोई ना कोई एक थॉट क्रिएट करते हैं,
थॉट क्रिएट करके रखते हैं कि हो सकता है यह ऐसा हुआ होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, जैसे कि किसी स्कूल में बच्चों का सर्वेक्षण करना है, तो उसमें से मोस्टली जिसे जो टॉपर है या जो फर्स्ट रैंकिंग ला रहा है, किसी क्लास वर्ग की बात करते हैं, किसी क्लास में नंबर 1 कोई स्टूडेंट है जो हमेशा 1 रोल नंबर ला रहा है कंटिन्यू, और टीचर्स का कहना है वहाँ के उस स्कूल के कि यह एक जो है उससे ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट जो दूसरे नंबर पे आता है, जो सेकंड डिवीजन आता है उस वर्ग में, वो ज़्यादा बेहतर है। अब उस क्लास का हमको रिसर्च करना है, तो मेरे दिमाग में एक हाइपोथेसिस अर्थात एक प्रकार की परिकल्पना बनेगी। हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना बनेगी कि दूसरा जो है, दूसरा बच्चा सेकंड डिवीजन जो बच्चा है वो फर्स्ट बच्चे से ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यह जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है कुछ शिक्षकों की बातों को सुनकर, तो यह एक प्रकार की हमारी परिकल्पना है अर्थात शोध। अब हमको शोध करना है क्या, तो एक शोध करना है जिसमें यह देखना है कि द्वितीय श्रेणी प्राप्त स्टूडेंट जो है वह प्रथम श्रेणी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो यह जो हमने परिकल्पना बनाई, एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट या एक मेंटली एक ऐसे कहिए कि एक कल्पना बनाए शोध के लिए, रिसर्च के लिए, तो वही है हमारा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस आप समझ गए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है खुद की सोच। आप अगर खुद की सोच, खुद की इंटेलिजेंस, या अगर आपको कोऑर्डिनेट कर दिया कुछ शिक्षक की नहीं ये दूसरा श्रेणी का जो बच्चा है ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन या सेल्फ थॉट ये सब जो है हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, हाइपोथेसिस के सोर्स में आ जाते हैं। हाइपोथेसिस के सोर्स आपकी निर्णय क्षमता, आपकी बुद्धि क्षमता, आपकी योग्यता या किसी दूसरे का डायरेक्शन भी हो सकता है। यह सोर्स ऑफ द हाइपोथेसिस हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट तो यही हुआ कि आप किसी सोच से पहले जो एक परिकल्पना तैयार करते हैं वो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट होता है या हाइपोथेसिस होता है। तो यह सेल्फ थॉट या डायरेक्शन से प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं, तो हाइपोथेसिस के प्रकार जो है वो मुख्य रूप से शोध, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक और निराकरणीय ये लिखा गया है। तो हाइपोथेसिस के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो इसमें शोध जो है, यह जो रिसर्च है, हाइपोथेसिस का पहला प्रकार जो है रिसर्च, तो यह ऐसा हाइपोथेसिस है जो रिसर्च के बाद ही हमें पता चलता है। एज ए एग्जाम्पल, अगर हम गौतम बुद्ध के निर्वाण पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम जब तक उस फीलिंग्स को, उस भावना को फील नहीं करेंगे तब तक हमारा रिसर्च नहीं होगा। अर्थात हमको रिसर्च करना ही होगा। विदाउट रिसर्च पहले अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते, तो वैसा हाइपोथेसिस जो रिसर्च के अकॉर्डिंग ही होता है, रिसर्च के समान ही होता है, रिसर्च करना ही पड़ता है। उस हाइपोथेसिस के लिए रिसर्च जो है वो मूल रूप से निर्धारित है कि रिसर्च एक प्लेन मोड में हमको रिसर्च ही करना पड़ेगा, तो ही हम ऐसे हाइपोथेसिस को समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई थी, निर्वाण क्या है। तो वह शोध एक प्रकार का ऐसा हाइपोथेसिस है जिसमें निष्कर्ष या शोध पर यह आधारित होता है और शोध करना ही होता है। दूसरा है निर्देशात्मक हाइपोथेसिस। ये निर्देशात्मक हाइपोथेसिस क्या होता है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था बच्चों के लिए, तो बच्चों को, द्वितीय श्रेणी के बच्चों को अच्छा कहने वाले कौन थे, वहाँ के शिक्षक। अर्थात वहाँ के शिक्षक हमें एक डायरेक्शन दिए हैं कि द्वितीय श्रेणी के जो बच्चे हैं वो प्रथम श्रेणी के बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी डायरेक्शन में, किसी खास निर्देश में अब हम रिसर्च कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो रिसर्च होगा वह यह होगा कि द्वितीय श्रेणी का बच्चा जो है प्रथम श्रेणी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग, इस रिसर्च परिकल्पना के अकॉर्डिंग यानी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करेंगे, तो यह एक प्रकार का डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगा। अब अगर कोई डायरेक्शन नहीं देता, सिंपली हम जाते उसी बच्चे के लिए, अगर हम एक हाइपोथेसिस तैयार करते कि फर्स्ट श्रेणी से जो, प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, या सेकंड श्रेणी से जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, तो सिंपल हम फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड समझ रहे होते और हाइपोथेसिस अपना परिकल्पना तैयार कर रहे होते कि सभी बच्चे अपनी अंक या ग्रेड या कैटेगरी के हिसाब से ही इंटेलिजेंट होंगे।
तो वहां पे कोई हमको डायरेक्शन जब नहीं मिल रहा होगा तो उस कंडीशन में जो हम हाइपोथेसिस तैयार करेंगे वो हाइपोथेसिस हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। एंड लास्ट है हमारा निराकरणीय हाइपोथेसिस। निराकरणीय हाइपोथेसिस जो होता है वो एक शून्य परिकल्पना, इसको नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। यह एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो बिना कोई निष्कर्ष या दिया नहीं होता है, पहले से इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा होता है, ये इसको हमको निकालने के बाद ही हम दिया, मतलब बिना कोई परिकल्पना का। शून्य परिकल्पना अर्थात क्या, बिना किसी परिकल्पना का, आई मीन बिना किसी हाइपोथेसिस का जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो वह एक प्रकार का नल हाइपोथेसिस रिसर्च कहलाता है। तो हाइपोथेसिस के टाइप्स में ही आएगा यह नल हाइपोथेसिस, जो निराकरण पे, डिसीजन पे, कंक्लूजन पे ही क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च जब हम करते हैं तो रिसर्च के कुछ खास प्रपोजल है जो एट फर्स्ट हमें टाइटल, कभी भी किसी भी रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने में सबसे पहले हमें टाइटल लेना होता है। टाइटल के बाद हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारा उस एब्स्ट्रैक्ट में एम या ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स या एम के बाद कुछ मेथड होता है, जिस मेथड का साइंटिफिक मेथड भी हो सकता है का हम यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक रिजल्ट तैयार होता है, और इस रिजल्ट के बाद हम एक रेफरेंस दे रहे होते हैं कि हाँ हमने इन चीज़ों या इन किताब या इन थॉट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें किया है, तो ये हमारा रेफरेंस होता है। और फिर अपेंडिक्स अर्थात यह एक प्रकार की ऐसी सूची होती है जिसमें हम इन सभी चीज़ों का उपयोग किए हैं, उसका हम यहाँ पे आंकड़े या उसकी हम कुछ साक्ष्य यहाँ पे लिखते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कभी भी रिसर्च जब आप करिएगा, रिसर्च का जो आपका प्रपोजल होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस होगा, जिसमें एट फर्स्ट हमको टाइटल रखना है, फिर एब्स्ट्रैक्ट रखना है, फिर एम रखना है, फिर मेथड रखना है, और हम फिर रिजल्ट गेन करेंगे, और उसके बाद रेफरेंस देंगे और अपेंडिक्स। तो परिशिष्ट, इसको परिशिष्ट बोलते हैं, इसको संदर्भ बोलते हैं, इसको परिणाम बोलते हैं, इसको विधि बोलेंगे, इसको उद्देश्य बोलेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट एक प्रकार का एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, और टाइटल हमारा विषय सूची होता है। तो कभी भी रिसर्च प्रपोजल इसी वे में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जगत प्रतिदर्श क्या है। यह प्रतिदर्श का इंग्लिश मीनिंग होता है सैंपल। सैंपल अर्थात एक प्रकार का नमूना। तो जब आप वर्ल्ड लेवल पर, यूनिवर्स लेवल पे आप कोई सैंपल यूज कर रहे होते हो तो वह कहीं ना कहीं जगत प्रतिदर्श के रूप में कहलाता है। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप यूनिवर्स में, जैसे कि हम लोग अभी कहते हैं कि मानव की प्राणी जो है वो होमोसेपियंस, मानव जो है होमोसेपियंस, इसके पूर्वज होमोसेपियंस हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बंदर के प्रजाति का, चिंपैंजी के प्रजाति के हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पर, ये सिर्फ इंडिया में ही ये थॉट नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे यही थॉट है कि होमोसेपियंस से ही मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह वर्ल्ड लेवल पे जो सैंपल यूज किया जाता है वह जगत प्रतिदर्श के रूप में कहा जाता है। दूसरा है हमारा उत्तम नमूना क्या होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंपल क्या होता है, सबसे अच्छा बेटर सैंपल क्या होता है। तो वह सैंपल जो थोड़े से में ही अपनी पूरी की गुणवत्ता को बतला रहा होता है, कभी भी मोस्ट सैंपल वही होगा। एज ए एग्जाम्पल, आप अगर कहीं से कुछ खरीद रहे हैं और मान लीजिए कि आपको कोई 50 केजी कुछ खरीदना है, लेकिन आप उसका 50 ग्राम या 50 ग्राम के बदले 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ही लेके आप अगर उसे देख लेते हैं कि नहीं 50 ग्राम की जो क्वालिटी है वही 50 किलो की क्वालिटी होगी, तो आप 50 ग्राम में ही ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि नहीं यह हमारा बेस्ट है। तो आप जब छोटे से मात्रा में, जब टोटल की क्वालिटी आपको विजिबल होती दिखती है, वो छोटा सा मात्रा, आई मीन छोटा सा जो सैंपल होता है वही सबसे बेस्ट सैंपल कहा जाएगा। तो उत्तम नमूना वही होता है जो आपके छोटे से स्तर में भी वो बेहतर और बड़े से बड़े क्षेत्र या अपने पूरे सर्वोच्च क्षेत्र की गुणवत्ता और क्वालिटी को बतला देता है। नेक्स्ट है उत्तम नमूना के चयन क्या है, उसको चयन करने के लिए क्या टेक्निक्स, उसके टेक्निक्स दो ही हैं, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है प्रायिकता। प्रायिकता का मीनिंग यही होता है कि कभी आप, जैसे कि एक बैग है, सपोज दैट एक बैग है, इसमें 4-5 कलर के, मान लीजिए कि 4 कलर के बॉल रखे हुए हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक वाइट है। तो इसमें से कोई एक कलर का आप अगर बॉल निकालते हैं, सपोज दैट, तो कोई एक कलर कुछ भी हो सकता है, रेड, ब्लू,
वो भी, ये भी हो सकता है। तो जिस कलर की आप संख्या निकाल रहा है, अगर आपको व्हाइट कलर, ये 4 नहीं होगा। अगर व्हाइट कलर के मान लीजिए कि 2 है, रेड कलर के मान लीजिए कि 4 है, ग्रीन कलर के 3 है और ब्लू कलर के 1 है, इतने बॉल है। इसमें से व्हाइट कलर का आपको बॉल निकला, अचानक ही आपने उस बैग में से कोई बॉल निकाला, तो व्हाइट कलर के बॉल की संख्या कितनी है? 2। तो व्हाइट कलर की संख्या बट्टन टोटल संख्या, टोटल कितनी हो जाएगी? 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, टोटल 10। अर्थात इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 1/5 होती है। तो यह प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का अर्थ हुआ प्रायिकता। यादृच्छिक रूप से अचानक से ही आप जब किसी संख्या को किसी स्थान से निकालते हैं तो वहां पे उसकी संख्या बट्टन टोटल संख्या, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप जो कोई नमूना लीजिएगा, तो आप जैसे 50 केजी के सामान से आप कुछ ग्राम लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही गिन के उठाइएगा, आप ऐसे ही कहीं से उठा लीजिएगा। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपका टेक्निक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के रूप में किसी चीज को निकालेंगे तो हमको एक अच्छे तकनीक का, नमूना का, सैंपल का पता चलेगा। या नन प्रोबेबिलिटी के रूप में आप एक किसी खास सीरीज के रूप में जब कुछ निकालिएगा, जैसे कि 10 आदमियों के समूह में से अगर मान लीजिए कि 2 आदमी को लेना है, तो या तो आप फर्स्ट को ले सकते हैं या लास्ट को ले सकते हैं, या सेकंड को ले सकते हैं, उधर से लास्टली सेकंड को ले सकते हैं। तो एक खास सीरीज में जब आप कोई संख्या को सैंपल के रूप में उपयोग करिएगा तो वो नन प्रोबेबिलिटी होगा। और जब अचानक से कहीं से भी आप कुछ भी कोई संख्या है, कोई डाटा ले सकते हैं, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी एटीट्यूड होगा। सो आई कैन से दैट एक मोस्ट या बेटर सैंपल के लिए जो टेक्निक है वो प्रोबेबिलिटी और नन प्रोबेबिलिटी के रूप में ही हमारे पास होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शोध उपकरण क्या है। तो शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, वो एक प्रकार का शोध उपकरण कहलाता है। तो शोध उपकरण की वैलिडिटी होनी चाहिए। आप अगर शोध करने के लिए, जैसे कि आपको मान लीजिए कि लगभग 10 साल से दबे किसी मृत शरीर का आपको हड्डी लेकर उसका आप रिसर्च कर रहे हैं, तो कार्बन डेटिंग सिस्टम के द्वारा आप इसका रिसर्च कीजिएगा। तो आपने जो कार्बन डेटिंग सिस्टम का यूज किया है उसके उम्र को ज्ञात करने के लिए कितने दिन पहले यह दफनाया गया था, तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो कार्बन डेटिंग सिस्टम की वैलिडिटी अच्छी है कि नहीं, इस पे लोगों का बिलीव है कि नहीं, और यह स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं। तो ये सारी चीजों को देखना उपकरण को लेने के समय अति आवश्यक है। जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होंगे तो रिसर्च में जो आपके टूल्स होंगे वह कहीं ना कहीं उसकी जो मान्यता है, उसकी जो अवधारणा है, लोगों में जो उसके लिए जो बिलीव है और एक स्टैंडर्डाइजेशन उसमें है कि नहीं, अच्छे स्तर का वो उपकरण है या नहीं। तो जब आप कार्बन डेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे होंगे किसी एज को प्राप्त करने के लिए, या यूरेनियम डेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं किसी एज को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें जो आपने यूरेनियम डेटिंग या कार्बन डेटिंग की उपयोगिता को लाया, या उसकी विश्वसनीयता कौन दे रहा है? साइंस दे रहा है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन कौन बता रहा है? साइंस बता रहा है। उसकी मान्यता कौन बता रहा है? पब्लिक और साइंस बता रहा है। तो कहीं ना कहीं से जिस भी उपकरण का आप उपयोग करिएगा उसकी वैलिडिटी, उसकी विश्वसनीयता और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, ये तीनों चीज अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप अच्छे प्रकार का उपकरण भी सिलेक्ट करेगा, तो ही आपका अच्छा रिसर्च भी होगा। तो ये सारी चीजें इसमें काम आती हैं। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा शोध उपकरण के प्रकार है। कोटि प्रणाली। जब भी आप कोई शोध करिएगा तो उसमें खास कैटेगरी में बांट, जैसे कि 100 लोगों के अंतर्गत आप कुछ शोध करना चाहते हैं कि 100 लोगों का इंटेलिजेंस कैसा है। उस 100 लोग में अगर मान लीजिए कि 40 लोग हिंदू हैं या 20 लोग सिख हैं और 10 लोग मुस्लिम हैं, तो सबको आप क्या किए? पहले हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को सब अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। तो यह आपका एक उपकरण हुआ, शोध उपकरण हुआ, कोटि में बांटना। दूसरा है अभिवृत्ति प्रणाली। उसकी जो एटीट्यूड है उसके एटीट्यूड के हिसाब से भी आप उसे बांट सकते हैं, तो वो उसका एटीट्यूड के रूप में आएगा। आप प्रश्न आंसर, प्रश्न करके भी उसको अलग अलग कर सकते हैं कि प्रश्न करके हम उसको अलग कर लेते हैं उस व्यक्ति को। फिर उसकी क्षमता जो है, कैपेबिलिटी जो है, अभिक्षमता, उसके बेस पे भी आप उसे बांट सकते हैं। तो उसकी जो यह अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेके आप उसे बांट सकते हैं। फिर उसकी उपलब्धि को, उसके जो रिजल्ट्स हैं या उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके बेस पे भी आप उसे बांट सकते हैं। तो कभी भी जब हम एक शोध करते हैं, शोध करने के समय हमारे पास जो एक प्रकार का उपकरण होता है
वो उपकरण एक कैटेगरी के रूप में हो सकता है, एक एटीट्यूड के रूप में हो सकता है, क्वेश्चनर के रूप में हो सकता है, और हमारी कैपेबिलिटी हो सकती है, उस आंकड़े का एक रिजल्ट हो सकता है, या उस आंकड़े में लिए गए लोगों की एक इंटरेस्ट हो सकती है। ये कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर डिपेंडेंट होता है हमारा रिसर्च। तो जब भी हम रिसर्च का उपकरण यूज कर रहे होंगे तो इन सारी चीजों को लेकर ही करेंगे। ये अलग अलग रूप से अलग अलग होती है, क्योंकि जब भी हम किसी का रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसकी कोटि अलग होती है, उसकी अभिव्यक्ति अलग होती है, उसकी प्रश्नावली करके उसकी उपलब्धि उसका हम देखेंगे। हमारे सिलेबस में रुचि परीक्षण को इन्वेंट्री कहा गया है, तो इन्वेंट्री रुचि परीक्षण अर्थात इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा शोध का तकनीक क्या होता है। कभी भी शोध करिएगा तो पहले आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, फिर इंटरव्यू लीजिएगा और फिर उस टेक्निक्स को देखिएगा कि जो टेक्निक्स जो है लिया गया था वो बेहतर तकनीक है या नहीं। तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एक गुड टेक्निक, ये हमारा शोध का तकनीक है। इस तरह से हमारा यूजीसी नेट के यूनिट 6 भी को हम अपनी तरफ से समाप्त मानते हैं, परंतु इसे आप बेसिकली स्टडी करना होगा। आपको बेसिक रूप से इन सारे पॉइंट को अध्ययन करना होगा, जो आप डिफरेंट टाइप के गाइड या बुक्स या गूगल से आप इसे स्पेशली देखिए, साथ ही हमारे बताए गए अवधारणाओं को समझिए। थैंक यू फॉर ऑल।